जेएनयू को वैश्या खाना बोला गया था कि यहाँ की महिलाएं तो सिर्फ यही सब करने आती हैं, पढ़ने लिखने नहीं आती हैं। यही जंतर मंतर जहां हम खड़े हैं, यहीं पे रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत महीनों तक चला। क्या उनको न्याय मिला? हम तो देश के आम नागरिक हैं जो देश के लिए मेडल्स इंटरनेशनली जीत के आई। उन महिलाओं को अगर न्याय नहीं मिलता तो हम आप कौन हैं? जब कठुआ में हम लोग देखते हैं कि रेपिस्ट के समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां निकलती है और उस रैली में सबसे आगे होता है भाजपा का झंडा, तो हम तो इस सरकार का रवैया देख रहे हैं। सरकार क्या समझती है भारत की महिलाओं को? देखिए, आज का भारत हो चाहे कल का भारत हो, चाहे उससे पहले जिस भारत को हम अतीत में देखते हैं, आज के भारत में हर 17 मिनट में एक रेप हो रहा है। सत्ता के संरक्षण में हो रही है या सत्ता इनको संरक्षण दे रही है? तो सवाल तो सत्ता से पूछा जाना होगा कि यूपी पुलिस ने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं की। हमारे समाज का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो नीचे से ऊपर तक पितृसत्तात्मक है, वो ज़्यादातर मर्दों के द्वारा बना है, उसके नियम मर्द चलाते हैं। यहाँ पर महिला सशक्तिकरण फेल होता है। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। कुछ समय पहले जिस तरीके से बीएचयू के अंदर एक लड़की के साथ रात के अंधेरे में गैंगरेप की घटना सामने आई, उसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर कई स्टूडेंट्स ने इसे लेकर प्रोटेस्ट किया और उस पीड़िता के न्याय की मांग को लेकर वो लगातार धरना करते रहे। अब इस पूरे मामले पर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम नेहा है, मैं जेएनयू में पीएचडी स्टूडेंट हूँ। ठीक है नेहा, अभी जिस तरीके की ये गैंगरेप की घटना बीएचयू से निकलकर सामने आई है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगी? पहली बात तो ये घटना इतनी ज़्यादा बर्बर है। जब आप ये देखते हैं कि 3 लोग बाइक पे सवार होकर के एक वहीं की स्टूडेंट आईआईटी बीएचयू के स्टूडेंट को 15-20 मिनट तक बंदी बना के रखते हैं, उनके कपड़े उतारते हैं, वीडियोस खींचते हैं, फोटोज़ खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनका गैंग रेप करते हैं। इस तरीके की सीरियस घटना, इतनी ज़्यादा हॉरिफिक इंसिडेंट सामने आता है और उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे बैठते हैं और बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन कोई पहलकदमी नहीं करता है। शर्म की बात यह है कि ये पहला इंसिडेंट भी नहीं होता है अपना वाला। 30 अक्टूबर को 2 दिन पहले बीएचयू में इसी तरीके का सेम सेक्सुअल हरासमेंट होता है और उसकी कंप्लेन भी बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जाती है। उसके बावजूद बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन इतना इग्नोर करता है, दबाता है इस पूरे कंप्लेन को, सेक्सुअल हरासमेंट के इंसिडेंट को, कि फिर से 2 नवंबर को ये सेम घटना होती है। ऐसा पॉसिबल कैसे है कि आपके कैंपस में सिग्निफिकेंट महिला स्टूडेंट्स आते हैं, आपको मालूम है, और उसके बावजूद सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन आने के बाद ना आप सिक्योरिटी इंक्रीज करते हैं, ना सिक्योरिटी के बीच में बातचीत करते हैं, ना आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैंपस में कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाने का ज़रूरत है या जहाँ पे गार्ड्स बढ़ाने का ज़रूरत है, जहाँ पे सिक्लूडेड एरियाज़ है जहाँ महिलाएं अनसेफ हो सकती हैं। आप कुछ पता करने का कोशिश नहीं करते हैं। ना आप आईसीसी के माध्यम से जेंडर सेंसिटाइजेशन करते हैं और स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत फैलाते हैं कि कहाँ वो कंप्लेन कर सकते हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है जो वायलेंस सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उसके लिए। यहाँ पे बीएचयू के अंदर जिस तरीके की घटना सामने आई, उसे देखने के बाद आप क्या कहेंगी? क्योंकि हम देखते हैं कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, योगी राज, जिसके अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, और उसमें बीएचयू के अंदर ऐसी घटनाएं पहले भी आ चुकी है, तो क्या कुछ कहेंगी? ये बिल्कुल एक तरह से पर्दाफाश करने वाला वारदात है। भाजपा, आरएसएस, तमाम जो इनका जो वैचारिक जो आइडियोलॉजी है, ये उसको बताता है कि किस तरह से जो ये मनुस्मृति की बात करते हैं, जिस तरह की इनकी पॉलिसीज़ हैं, ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इनका पॉलिसी लेवल पे इनको अब ग्राउंड पे देखिएगा तो इनके जो करामात हैं वो रेपिस्ट बचाओ है। चाहे बृजभूषण हो, चाहे सेंगर हो, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने, हम जानते हैं इनके खिलाफ इतने सारे मॉलेस्टेशन, रेप चार्जेस हैं, पर कहाँ हैं ये लोग? ये लोग तो आज़ाद घूम रहे हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग तरह से जब ये वारदात होती है, जब स्टूडेंट सड़क पर उतर आते हैं ये मांग करने के लिए कि महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, ये मांग करने के लिए कि जीएस कैश को इंस्टॉल किया जाए, ये मांग करने के लिए कि ये कैसा कैंपस है जहाँ पे बाहर से कोई भी व्यक्ति आ सकता है और घूम सकता है, और जब हरासमेंट हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एवीवीपी
और जो सरकार है, चारों का जो नेक्सस है, किस तरह से प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स पे बर्बरतापूर्ण हमला करता है, तो हम देखते हैं कि जो पूरा माहौल है, चाहे वो मणिपुर हो चाहे वो यूपी हो, जहाँ पे दोनों जगह भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे महिलाओं का ये हश्र है। तो जो भाजपा महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, बड़े बड़े नारे भी इस सरकार के अंदर दिए गए, तो क्या आपको लगता है क्या सिर्फ भाजपा सरकार के अंदर ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है? इससे पहले भी तो कई केसेस हुए हैं, 2014 से पहले भी कई ऐसे केसेस हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और 2014 से पहले भी केसेस होते रहे हैं, और 2014 से पहले जो केसेस हुए हैं उसमें भी हम यहाँ पे रहे हैं। 2012 में जो मूवमेंट चला था दिल्ली की सड़कों पे, उस दिल्ली की सड़कों को ये मूवमेंट, बेखौफ आज़ादी का नारा, कि जब किसी महिला के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो आप उस महिला से नहीं पूछेंगे कि तुम रात में क्यों बाहर थी, उस महिला से नहीं पूछेंगे कि तुम क्या कपड़ा पहन के घूम रही थी, उस महिला से नहीं पूछेंगे कि तुम लड़के के साथ क्यों घूम रही थी, क्योंकि किसी भी महिला को सड़क पे बेखौफ घूमने का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना किसी पुरुष को है। ये नारा भी आबाद करने वाले हम ही स्टूडेंट्स थे, ये नारा भी आबाद करने वाले जेएनयू के स्टूडेंट्स थे, ये नारा भी आबाद करने वाले आईसा के स्टूडेंट्स थे। वही लोग थे जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, ये वही लोग थे जो आज बीएचयू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो तब भी महिला सशक्तिकरण की बात करना, महिलाओं के अधिकार की बात करना हम ही लोग कर रहे थे। और आज इसलिए भी कर रहे हैं, माफ कीजिए, आज इसलिए भी इतने पुरजोर तौर से करना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त जो सरकार में है वो लोग तो खुले तौर से कहते हैं कि हम मनुवादी सरकार है, वो खुले तौर से कहते हैं कि हम मनुस्मृति को लागू करेंगे। एक ऐसा सरकार जो मनुस्मृति में मानता है, जो संघ का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो मनुस्मृति में मानता है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि महिलाएं ढोल पशु ये सब पीटने के अधिकारी हैं अगर ये बदतमीजी करते हैं। लिखा हुआ है मनुस्मृति के अकॉर्डिंग कि आप शिक्षा नहीं देंगे महिलाओं को। तो अगर ऐसी सरकार है सत्ता में जो खुले तौर पे मनुवादी है, जो खुले तौर पे महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन तक समझती है, जो जस्टिफाई करती है कि मुस्लिम महिलाओं का रेप आप इसलिए कर सकते हैं ताकि मुस्लिम्स बढ़े ना इस देश में, ऐसी सरकार से तो आप पुरजोर तरीके से लड़ेंगे ना। किसी भी और पहले की सरकार से ज़्यादा आज हमें लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी और पहले की सरकार से ज़्यादा खतरनाक है सरकार महिलाओं के अधिकार के लिए, तमाम दलितों के अधिकार के लिए, आदिवासियों के अधिकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बीएचयू के अंदर जो घटना सामने आई है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद बीएचयू प्रशासन का जो ये ढील ढोल रवैया है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रवैया साफ है, और ये रवैया आज के समय पे सरकार का रवैया। हम जब देख रहे हैं कि यूपी पुलिस से लेके बीएचयू प्रशासन से लेके एबीवीपी, हर कोई जो सरकारी फोर्स है वो उस छात्रा की, उस सर्वाइवर की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ खड़े हुए लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। यूपी पुलिस आइसा के एक्टिविस्ट रोशन चंदा जैसे साथियों पर एफआईआर करती है, उनके साथ मारपीट करती है, रोशन को एक दिन के लिए गायब कर देती है। वही एबीवीपी आता है, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर हमला करता है। वही एडमिनिस्ट्रेशन है जो सुरक्षा के नाम पे कहता है कभी सीसीटीवी लगाएंगे, कभी दीवार बनाएंगे, तो सुरक्षा के नाम पर महिलाओं को भी वापस उनके कमरों में बंद करने की बात करता है। असल में जो परपेट्रेटर्स हैं, जिन्होंने ये किया, उन पर तो कार्रवाई नहीं होती है। और ये फैक्ट है, ये बीएचयू का फैक्ट है, ये आज के समय देश का फैक्ट है। ये देश हाथरस का, कठुआ का, उन्नाव का देश हो गया है। ये हो रहा है हमारे देश में, सच्चाई। और ये यूपी में हो रहा है, ये दिल्ली में हो रहा है, ये राजस्थान में हो रहा है, ये कश्मीर में हो रहा है, जगह जगह पे हो रहा है। और ये सरकार का रवैया है, ये नेचर है। मतलब सत्ता के संरक्षण में ये सब चीजें हो रही हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है? सत्ता के संरक्षण में हो रही है या सत्ता इनको संरक्षण दे रही है, वो सवाल तो सत्ता से पूछा जाना होगा कि यूपी पुलिस ने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किए। कई जगहों पे हम सामने देखते हैं कि सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। जब उन्नाव में कुलदीप सेंगार के समर्थन में इतनी रैलियां निकलती हैं, जब उस महिला के परिवार को थ्रेटन किया जाता है, उस महिला को थ्रेटन किया जाता है, उसके खिलाफ हिंसा होती है, जब कठुआ में हम लोग देखते हैं कि रेपिस्ट के समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां निकलती है और उस रैली में सबसे आगे होता है भाजपा का झंडा, तो हम तो इस सरकार का रवैया देख रहे हैं ना। सरकार क्या समझती है भारत की महिलाओं को, वो हम देख रहे हैं। तो बीएचयू उसका एक नमूना है। क्यों एबीवीपी के लोग वहाँ पर आके प्रोटेस्टर्स के साथ मारपीट करके गए, क्यों यूपी पुलिस वहाँ पर आके लाठी चलाती है, क्यों वो साथी रोशन को चंदा पर एफआईआर करती है, क्यों रोशन को गायब कर लेती है, ये सब तो हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। तो ये बात तो छुपी नहीं है असल में कि सत्ता का रवैया क्या है। लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ, यौन पीड़न के खिलाफ सत्ता का रवैया क्या है, वो तो बहुत सामने है। सत्ता ने खुद ही बार बार चीख चीख कर बताया है।
इस भाजपा ने बताया है कि देश की महिलाओं से उनके खिलाफ जो उत्पीड़न होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसको जब राजनीतिक टूल की तरह यूज़ करना है तब हम करेंगे, उसके सिवा हमें फ़र्क नहीं। बीएचयू की घटना को आप किस तरीके से देख रहे हैं, ये बताइए। देखिए, बीएचयू की जो घटना है वो भारतीय समाज के लिए, हम लोग जिस दौर में आज रह रहे हैं उस समाज के लिए कोई पहली घटना नहीं है। इस पे कोई नया हमारा मतलब किस तरीके से देखना, कोई नया पर्सपेक्टिव, कोई नया हमारा एंगल नहीं है। हम लोग देख रहे हैं निर्भया कांड से लेके आज तक तमाम रूप में, चाहे वो यूपी के अंदर हाथरस की घटना होती है, उन्नाव की घटना होती है, और ऐसी हज़ारों घटनाएं यूनिवर्सिटियों के अंदर रोज़ हो रही हैं। जिस बात को आज तक हैरेसमेंट बोला जा रहा था, जेएनयू के अंदर जिस घटना को शुरुआत में हैरेसमेंट बोला गया, वो घटना बाद में समझ में आता है कि गैंगरेप है। आप समझिए कि जिन चीज़ों को हम रोज़ दर रोज़ आम होते हुए देख रहे हैं, लोगों की उस पर शांति, यूनिवर्सिटी की, सरकार की, प्रशासन की उस पर शांति, उस पर एक चुप्पी, इस बात पे सवाल उठाना, इस बात के खिलाफ लगातार बोलना, ये हमारे लिए आज ज़रूरी है। केवल उसको देखना, उसको समझना ज़रूरी नहीं है। आप उसको देखने के बाद क्या करते हैं। यूनिवर्सिटियों में लंबी लड़ाई के बाद जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में जीएस कैश, जो एक ऐसी कमेटी होती है जिसके सारे फैसले यूनिवर्सिटी के प्रशासन से ऑटोनॉमस होते हैं, यानी कि एक ऐसी कमेटी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को ऑटोनॉमसली उससे अलग होकर, यूनिवर्सिटी के प्रशासन से अलग होकर डील करती है। एक ऐसा प्रशासन जिसमें ज़्यादातर मर्द होते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग अपर कास्ट के होते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग जो फैसले लेते हैं वो फैसले कभी भी जो सर्वाइवर होता है, जो विक्टिम होता है, उसके हित में नहीं होते हैं। वो हमेशा उसको चुप कराने के, इस वारदातों को ख़त्म करने के, इन वारदातों को छुपाने के लिए होते हैं वो सारे फैसले। उनको ख़त्म करने के लिए जब जीएस कैश जैसी कमेटी का एक रिकमेंडेशन आता है, आज तक कोई जीएस कैश कमेटी बीएचयू में नहीं बनाई गई। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से तमाम यूनिवर्सिटियों में रोज़ इन घटनाओं को छुपाने का जो सिलसिला चल रहा है, बीएचयू उसी में एक ऐसा उदाहरण है। ठीक है, अभी जिस तरीके से हाल फिलहाल के अंदर हमने देखा कि नारी वंदन अधिनियम जो है उसकी खूब बातें हो रही है, महिलाओं के 33% आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन उसी सरकार के अंदर हम देख रहे हैं कि उसी राज्य की एक सरकार के अंदर देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। तो राजनीति में जगह बनाने से पहले तो जो महिलाएं हैं वो रोडों पर सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगी? बिल्कुल, रोडों पे नहीं है, घर में नहीं है, यूनिवर्सिटी में नहीं है। हम जो स्पेस, जो सो कॉल्ड हमारा स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे तमाम हमारे एज के, हमारे साथ पढ़ने वाले लोग हैं, उन स्पेसेस को किस तरह से हमारे लिए असुरक्षित बना दिया जाता है। ऐसी कोई भी वारदात होती है तो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि ये पूछना कि महिला किसके साथ थी, क्या वक्त था, क्या पहना था, है ना, जिसको हम सर्वाइवर ब्लेमिंग कहते हैं, कि सारा दोष महिला पे डाल दो, उसका ही कैरेक्टर खराब होगा। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इनका सोल्यूशन होता है दीवारों को ऊंचा कर दो, कर्फ्यू टाइम बढ़ा दो, है ना। तो किस तरह से महिलाओं को ही बंद कर दो ताकि महिलाओं के खिलाफ कोई शोषण ना हो। और यही चीज़ हम यूपी में होता हुआ देख रहे हैं। और देश भर में मुझे लगता है 24 के चुनाव से पहले ये बड़ी चेतावनी है कि अगर आप भाजपा को किसी भी तरह से वापस से जिताएंगे तो यही होना है। महिलाओं की जगह कहीं नहीं है, महिलाएं अनसेफ रहेंगी। तो भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यही जंतर मंतर जहां हम खड़े हैं, यहीं पे रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत महीनों तक चला। क्या उनको न्याय मिला? हम तो देश के आम नागरिक हैं जो देश के लिए मेडल्स इंटरनेशनली जीत के आई। उन महिलाओं को अगर न्याय नहीं मिलता तो हम आप कौन हैं? बीएचयू के अंदर हमने देखा कि पहली घटना ऐसी नहीं थी, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से योगी राज के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं की सेफ्टी की बात की जाती है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, तो उसको आप कितना देख रहे हैं? कितना योगी सरकार की योजनाएं या फिर कितना इम्प्लीमेंट किस तरीके से हुआ है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनका जो झूठा नारा है, और जो दूसरा बोला जाता है कि गुंडा राज खत्म कर दिया है, गुंडागर्दी को साफ कर दिया है, किसी भी तरीके के टेरर को साफ कर दिया है योगी राज में। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जिसके राज्य के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस तरीके का घटना होता है, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे बैठते हैं सर्वाइवर के लिए न्याय मांगते हुए, पीड़िता के लिए न्याय मांगते हुए, उस ही कैंपस में उन्हीं प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो पीड़िता के समर्थन में खड़े हैं, उनके ऊपर यूपी पुलिस को बर्बरता करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये वही यूपी है जहाँ पे कुलदीप सिंह सेंगर रहते हैं, ये वही यूपी है जहाँ पे बृजभूषण एमपी है, ये वही यूपी है जहाँ पे तमाम तरीके के महिलाओं के प्रति सेक्सुअल वायलेंस के केसेस नंबर 2 पे आते हैं। आप अगर महिला सशक्तिकरण का नारा देते हैं, और जिस दिन मतलब ये तो योगी की बात हो गई, भाजपा के अगर और भी नेताओं का हम लोग विवरण करें तो भाजपा के ही वो नेता होते हैं जो
पॉलिटिक्स करने वाली महिलाओं को या अपने हक की बात करने वाली महिलाओं को वैश्या कहते हैं। मैं जेएनयू से आती हूँ, जेएनयू को वैश्या खाना बोला गया था कि यहाँ की महिलाएं तो सिर्फ यही सब करने आती हैं, पढ़ने लिखने नहीं आती हैं। हमें याद है कि जेएनयू के बारे में ये बोला गया था। हमें ये भी याद है कि वो भाजपा के ही हैं, भाजपा के ही नेता होते हैं जो तमाम तरीके की स्लट शेमिंग करते हैं। जब विक्टिम सामने आते हैं, जब कोई सर्वाइवर सामने आते हैं अपना कंप्लेन लेकर के, तो उन्हीं के ऊपर छीछा लेदर यहीं के लोग करते हैं। हमें ये भी पता है कि सरकार लेवल पे जब ये इस तरीके का बातचीत करते हैं, डॉग विस्लिंग करते हैं, ओपनली कहते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर जो वहाँ पे कुलदीप सिंह सेंगर जैसा व्यक्ति, उसको सिर्फ हटाने के लिए अपने पद से इतना लंबा लड़ाई वहाँ के लोगों को लड़ना पड़ता है, उन्नाव के लोगों को। हाथरस में पुलिस, प्रशासन सब मिल करके जो पीड़िता है उसका शव जला देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो लोग अक्यूज्ड होते हैं वो उस कम्युनिटी से आते हैं जो भाजपा को वोट डालते हैं। और आज तक उसके परिवार से पूछा नहीं गया, उसके परिवार को मालूम नहीं है जो हाथरस में पीड़िता है कि उनका शव कब जलाया गया, कैसे जलाया गया। आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सबूत मिटाना चाहते हैं। ये वही यूपी है जहाँ पे हाथरस होता है, जहाँ पे उन्नाव होता है, ये वही यूपी है। ये वही यूपी है जहाँ से बृजभूषण शरण आते हैं, जिनके खिलाफ इसी जंतर मंतर पे 8 महिलाएं बैठ करके प्रोटेस्ट करती हैं लगातार, तब जाके कंप्लेन एड्रेस होता है। कोर्ट जाना पड़ता है महिलाओं को अपना एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए। ये कितनी शर्म की बात है। तो अगर महिला बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, तो इस सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि वो कौन सी बेटियां हैं जिसको ये पढ़ाने वाली है। क्योंकि ना वो हिंदू महिलाएं हैं जिसको सिर्फ ये बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। इन्हीं के नेताओं का ये कहना है, इन्हीं के डॉक्यूमेंट, आरएसएस का डॉक्यूमेंट लिखता है कि हिंदू महिलाओं का काम है 10-10 बच्चे पैदा करना। आप महिलाओं को उनके पॉसिबिलिटी से रिड्यूस करके एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बोलना चाहते हैं। मुस्लिम महिलाओं के बारे में आपके जो तमाम सपोर्टर्स हैं जिनके साथ आप फोटो खिंचाते हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के तो बाल पकड़ के घसीट करके उनको दहलीज पे लाके रेप करेंगे। आप ही के सपोर्टर्स बोलते हैं। आप वो लोग हैं जो इनेबल करते हैं महिलाओं के खिलाफ ये सब बातचीत करना। जिस तरीके से महिला सुरक्षा की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तमाम चुनावी वादे होते हैं, चुनावी मुद्दे बनते हैं, लेकिन हकीकत जो है क्या लगता है आज के भारत में या कल के भारत तक भी बदल पाएगी? देखिए, आज का भारत हो चाहे कल का भारत हो, चाहे उससे पहले जिस भारत को हम अतीत में देखते हैं, आज के भारत में हर 17 मिनट में एक रेप हो रहा है। आज के भारत में आप समझिए कि इतनी घटनाओं के बाद भी एक महिला जब अगर उसके साथ इस तरीके की वारदात होती है, उसके साथ रेप होता है और वो अगर पुलिस स्टेशन जाकर केस करवाना चाहती, तो सबसे पहले उसी को इंटरोगेट किया जाता है कि आपके साथ ऐसा हुआ तो कि उसमें आपका क्या रोल था। आप समझिए, जब हम लोगों को जिस दौर में विक्टिम के लिए सिंपैथेटिक हो के सबसे पहले किसी भी पुलिस बीएचयू की घटना में आज तक जिन लोगों ने इस वारदात को, इस क्राइम को किया है, वो लोग आज तक बाहर खुले घूम रहे हैं। उन लोगों पर यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने, बीएचयू के एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो इन वारदातों को छुपाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को नहीं चाहते कि उनकी जो खामियां हैं वो सामने आएँ। वो ये नहीं चाहते कि जिस समाज के लोग पहली बार यूनिवर्सिटियों में आ रहे हैं, वो उस समाज के लोग लगातार आएँ। ये वारदातें आप देखिए कि चाहे बीएचयू के अंदर जो ये गैंगरेप हुआ, आईआईटी के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन सब में एक चीज़ कॉमन क्या है कि ये उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है जो समाज के पिछड़े तबके हैं। महिलाएं पहली बार यूनिवर्सिटियों में आ रही, दलित पिछड़े पहली बार यूनिवर्सिटियों में आ रहे हैं, और इस तरीके की वारदातें उन्हीं के साथ हो रही हैं। और उसके बाद क्या होगा कि लोग अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों में भेजने से डरेंगे। निर्भया के बाद हम देखते हैं कि समाज में एक माहौल बना था कि जब यूनिवर्सिटियों में महिलाओं को भेजने से पहले परिवार वाले डरते थे। आप समझिए, बीएचयू की घटनाएं, ये तमाम घटनाएं उस तरीके की एक उदाहरण पैदा करते हैं, उस तरीके का एक पूरा रो बनता है कि क्यों समाज में वही लोग इस बात को डिसाइड करेंगे कि कौन पढ़ने आएगा। क्यों बीजेपी और आरएसएस की जो सरकार जिस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण की जो बात कर रही, आज भी महिलाओं की हिस्सेदारी यूनिवर्सिटियों में कितनी है? महिलाओं का सशक्तिकरण की अगर आप बात कर रहे हैं, तो क्यों यूनिवर्सिटियों में महिला प्रोफेसर्स नहीं होती? क्यों जो जजेस हैं वो ज़्यादातर महिलाएं नहीं होती, वो ज़्यादातर मेल होते हैं? हमारे समाज का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो नीचे से ऊपर तक पितृसत्तात्मक है, वो ज़्यादातर मर्दों के द्वारा बना है, उसके नियम मर्द चलाते हैं। यहाँ पर महिला सशक्तिकरण फेल होता है। इसी राजनीति के अंदर 33% आरक्षण की बात की गई है, तो कैसे लगता है कि वो 33% आरक्षण का जो रास्ता है कैसे महिलाएं तय कर पाएंगी जब उनके घरों से निकलना उनको मुश्किल हो जाएगा? तो
बिल्कुल, भाजपा जिस तरीके से उस 33% आरक्षण को एक टोकन की तरह सामने ला रही है, एक इमरजेंसी सेशन बुला के अचानक से उसको लग रहा है कि वो 24 से पहले हम कोई बड़ा गेम खेल लें, और इस बार ऑपोजिशन ने उसको दिखाया, उसको ये बात दिखाई। भाजपा को लगा था कि ऑपोजिशन जो है इसके खिलाफ में रहेगी, कुछ कुछ उसके अंदर अनबन रहेगी, मगर सबने कहा कि हाँ लाइए, बहुत समय हो गया टले हुए, अब तो बल्कि रिजर्वेशन को ओवरऑल एक्सपैंड होना चाहिए। बिहार ने ये बात दिखाई है। तो महिलाओं को एक तरफ तो आपको लग रहा है कि आप टोकन देके कुछ बच जा रहे हो, मगर दूसरी तरफ देश में जगह जगह पर महिलाओं का घर से निकलना, पढ़ाई तक आना, यूनिवर्सिटी तक आना। हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब एक ही शहर से लोग अलग अलग जगहों से आते हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके की अगर घटनाएं होती हैं तो पूरी यूनिवर्सिटी की महिलाओं को, पूरी देश की महिलाओं को मैसेज जाता है कि आप यूनिवर्सिटी मत आइए। क्या लगता है कि न्याय मिलने की उम्मीद है योगी राज में, जहां कहा जाता है कि जो न्याय मिलने में देरी नहीं लगती है? ये कहा किसके द्वारा जा रहा है ये भी देखने की बात है। अगर न्याय का तरीका बुलडोज़र चला के है तो आप देखिए वो न्याय केवल जो लोग जुर्म करने वाले हैं उनका न्याय है, जिसके साथ जुर्म हो रहा है, जो पीड़ित है, उसका न्याय नहीं है वो न्याय। दोनों पक्षों के साथ न्याय वही नहीं मैं है। कह रहा हूँ कि न्याय की आपने परिभाषा उलट कर दी है। न्याय जो जिन लोगों ने रेप किया उनके लिए तो न्याय यही है कि वो बाहर घूमें, जो कि वो घूम रहे हैं, और जो पीड़िता है उसके लिए न्याय वही है कि वो लोग जेल में पकड़े जाएं। बीएचयू के अंदर जिस तरीके से एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, उस पूरे मामले पर हमने कुछ छात्र छात्राओं से बातचीत करने की कोशिश की। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।